प्यारे छात्रों, हम संस्कृत साहित्य के इतिहास में जो सामान्य ज्ञान के लिए निर्धारित विषय है उसको लेकर के अपना अध्ययन क्रम पहले से चल रहा है, जिसमें हमने 2 बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी। तो पहला था संस्कृत का साहित्यिक इतिहास और दूसरा साहित्यिक आलोचना की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। अब ये दोनों जो विषय जिसके बारे में हमने चर्चा की, तो बहुत सारे छात्रों का कुछ प्रश्न है या कुछ जिज्ञासा है या कुछ तरीका परीक्षा से संबंधित, प्रश्न पत्र की तैयारी से संबंधित। ध्यान दीजिए कि हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, अपने मूल विषय जो निर्धारित है, जो टॉपिक जो निर्धारित है, उसी को लेकर के कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उन बिंदुओं को मुख्य रूप से चर्चा का विषय बनाते हैं। अब मान लीजिए कि संस्कृत का साहित्यिक इतिहास के बारे में हमने 3-4 बिंदु को प्रधान बना करके उसके ऊपर में चर्चा की। तो आपको अलग अलग बिंदु जो हमने बताए, वो एक एक अलग अलग प्रश्न का उत्तर है। केवल क्या है कि अभी हम आपको जब पढ़ाते हैं तो समझाते समय में बहुत सारी बातें आती है। तो जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो उन विषयों की सारी समझ या विषय में क्या क्या चीज़ें हैं, इनको आपको पहली बार में ध्यान में रखना है। और दूसरा क्रम आपको ये करना है कि उस मुख्य बिंदु के आधार पर अपने को सीमित शब्दों में जो बातें लिखनी है, तो आप जो मेरी इस कक्षा में जो भी बातें सुन रहे हैं, उन सुनी हुई बातों को आपने मन में बिठा करके अपनी भाषा में उसको आप एक बार लिखने का प्रयास कीजिए। अपनी भाषा में उस प्रश्न का उत्तर हम यदि लिख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप उस विषय को कभी नहीं भूलेंगे। तो हम जो अभी वर्तमान में पढ़ा रहे हैं, वो एक विषय की संपूर्ण जानकारी आपको हो और उसमें से प्रश्न का स्वरूप क्या हो सकता है, क्योंकि उसी मुख्य बिंदु में प्रश्न बनेगा। तो उस प्रश्नों को ध्यान में रख करके जो हमारा उत्तर है, जो हम बिंदु बार पढ़ रहे हैं, ये किस प्रश्न का उत्तर हो सकता है, ये कुछ स्वयं ढूंढने का, निकालने का प्रयास कीजिए एक बार। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैं करा सकता हूँ, आपको पहले से ही बता सकता हूँ, उसी प्रश्न के स्वरूप के आधार पर ही प्रश्न उत्तर की बात कर सकता हूँ। लेकिन
उस डायरेक्ट प्रश्न और डायरेक्ट उत्तर को समझने में या लिखने में जिस प्रकार की तैयारी या विषयों का ज्ञान अपेक्षित होता है हमारे लिए, वो संपूर्ण ज्ञान उस प्रश्नोत्तर के माध्यम में प्रथम बार में नहीं होता है। इसीलिए यदि जरा सा भी प्रश्न कहीं इधर से उधर घूम गया या प्रश्न का स्वरूप चेंज हो गया तो फिर हम परीक्षा में भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए जब हम एक बार उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, विषय वस्तु को, तो उसके संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण जो बातें हैं वो हमारे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। और फिर हम परीक्षा में जब बैठे हैं तो प्रश्न मुख्य किस बिंदु को लेकर के पूछ रहा है, उस चीज़ में हमको क्या उपयोगी चीज़ है, उतनी ही बातें अपने को करनी होगी। तो इसी आधार पर हम बहुत सारी चीज़ें चर्चा करते हैं सामान्य व्यवहार में, वाग व्यवहार के रूप में, जिसको आप लोग एक दो बार सुन करके अच्छी तरह से दिमाग में सेट कीजिए। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया कि साहित्यिक आलोचना की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये हमारा टॉपिक है, और आपको परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया कि साहित्यिक आलोचना से आप क्या समझते हैं। संस्कृत साहित्य में आलोचना के विषय में आप संक्षिप्त अपने विचार रखिए, ये प्रश्न दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिखने के लिए हमें आलोचना किसे कहते हैं, आलोचना का क्या तात्पर्य है, ये स्पष्ट पहले ज्ञान होना चाहिए। फिर उसके बाद में साहित्य की आलोचना कर रहे हैं तो साहित्य का क्षेत्र क्या होता है, साहित्य की रचनाओं में हम क्या क्या लेते हैं, इसका संक्षेप में, क्योंकि यह राजनीतिक या अन्य विषय को लेकर के नहीं है, तो साहित्य के कुछ मापदंड होते हैं कि साहित्य, संस्कृत साहित्य में गद्य काव्य है, पद्य काव्य है, चंपू काव्य है, इस तरह से काव्य के भेद के रूप में है। दूसरी बात, साहित्य में वर्णित जो विषय है उसके रूप में है। तीसरी बात, शास्त्रीय दृष्टि से उसमें रस, अलंकार, छंद, योजना, काव्य की आत्मा से संबंधित है। तो इस तरह से जब हम साहित्य के विषय को दिमाग में सेट कर लेते हैं कि किसी भी विषय को लेकर के साहित्य के मापदंड के आधार पर गद्य काव्य, पद्य काव्य इत्यादि के रूप में लिखित जो रचना है उसमें जो बताए गए विषय हैं, उन विषयों का संपूर्ण अध्ययन कर उसके बारे में निर्णय करना साहित्यिक आलोचना है। तो इस चीज़ को हम अपनी भाषा में समझ करके लिखेंगे। अब मान लीजिए इसी में हमको प्रश्न पूछ दिया कि संस्कृत साहित्य में आलोचना के मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं, तो हमने आपको उसके आलोचना की प्रवृत्ति के मुख्य क्षेत्र बता दिए, जिन जिन चीज़ों को लेकर के हम आलोचना कर सकते हैं, उनकी समीक्षा कर सकते हैं, उन पर विचार कर सकते हैं। आपको हो सकता है कि परीक्षा में कोई एक ही विषय को लेकर के पूछ दे कि रामायण में सांस्कृतिक संबंधों या सांस्कृतिक चेतना के बारे में, संदर्भ में रामायण की आलोचना कीजिए, तो आप वहाँ पर में सांस्कृतिक जो तत्व है उसी को देखेंगे। तो अभी जो आपने पढ़ा वो संस्कृत साहित्यिक आलोचना के जो क्षेत्र हैं, जो टॉपिक का सीधा स्वरूप है,
उस क्षेत्र को आपने देखा, उसके अंतर्गत जो जो बातें हो सकती है उसको देखा। अवगतम। अब वो जो चीज़ है, किसी शास्त्र विशेष में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके लिए आगे का जो आपका टॉपिक है रामायण महाभारत साहित्य के विधा उद्भव, उन सारी चीज़ों में वो क्षेत्र आप पढ़ते चलेंगे तो धीरे धीरे वो ज्ञान हो जाने से अब जब आलोचना के विषय में आपको किसी विषय विशेष के बारे में पूछ देगा तो आप उसी बिंदु को लेकर के करेंगे। अतः अभी एक बार आप लोग विषय को सुनिए, समझिए, दिमाग में बिठाइए कि ये सब क्या क्षेत्र हो सकते हैं। आगे के सिलेबस में हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको उसी आधार पर हम प्रश्न का स्वरूप बना करके ही आपके सामने उस उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी बात कि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्नोत्तर के माध्यम में अन्य विषयों के विषय में जिज्ञासा, और जैसे कि कुछ छात्रों की ये बातें हैं कि हमारी लाइव कक्षा हो और जिसमें कुछ प्रश्नों का समाधान या उसके बारे में हम प्रश्नोत्तर के बारे में जिज्ञासा चर्चा करें, तो हम ये सारे भी करेंगे। लेकिन एक बार विषय का जो अपने पास में है वो सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंच जाए, उसके बाद उसको लिखने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया में जैसी भी आवश्यकता होगी उसके आधार पर करेंगे। अवगतम। तो इस दृष्टि से हम आगे का जो विषय है इस विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तो आज से हम नया विषय प्रारंभ कर रहे हैं जो हमारा मुख्य शास्त्र का विषय है और वो है रामायण। अभी तक तो हम संस्कृत साहित्य के समग्र स्वरूप के बारे में, इतिहास के बारे में पढ़े थे। अब हम ग्रंथ विशेष के बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सामान्य अध्ययन से आप क्या समझते हैं, ये एक, जैसे कि ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ये केवल आपको विषय को पकड़ने के लिए, विषय को समझने के लिए कर रहे हैं ताकि आप मूल विषय को अच्छी तरह से समझ जाएं। अब जैसे रामायण है मान लीजिए, तो रामायण में 24,000 श्लोक हैं। तो 24,000 श्लोक पढ़ने के लिए तो हम यहाँ नहीं बैठे हैं और न हमको उससे इतना तात्पर्य है और न हमारा वो पाठ्यक्रम का विषय है। हमारा पाठ्यक्रम का विषय है रामायण के बारे में सामान्य जानकारी करना। तो सामान्य जानकारी के अंतर्गत क्या क्या हो सकती है? सामान्य जानकारी के अंतर्गत रामायण में जो वर्णित विषय हैं उन विषयों के आधार पर 2 प्रकार के स्वरूप के बारे में आपको जानकारी करना। किसी भी ग्रंथ के अध्ययन की, जो किसी भी विषय की जो सामान्य जानकारी होती है वो 2 तरीके से, एक बाह्य पक्ष को लेकर के और एक आंतरिक पक्ष को लेकर के। बाह्य पक्ष को लेकर के जो हमारी जानकारी होती है वो है ग्रंथ के कलेवर से संबंधित, ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषयों के से संबंधित। और आंतरिक जो सामान्य जानकारी है वो कुछ शास्त्रीय चीज़ों को लेकर के होती है, जिसके अंतर्गत काव्य शास्त्रीय गुण की बात होगी। काव्य शास्त्रीय जो तत्व है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। विशेष घटनाओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। विशेष संदर्भ में हम उससे जो कुछ उपदेश या उससे जो कुछ शिक्षा दी गई है या जिस किसी भी क्षेत्र विशेष में उसका वैशिष्ट्य है उस चीज़ के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें क्या होती है कि आपके प्रमुख शास्त्रीय तत्व के बारे में, प्रमुख घटनाओं के बारे में
और एक ग्रंथ के कलेवर से संबंधित, ग्रंथ का जो स्वरूप है उससे संबंधित जो जानकारी होती है वो जानकारी सब सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है। अब मान लीजिए कि हम रामायण के सामान्य जानकारी की बात करते हैं तो सबसे पहले रामायण के स्वरूप को स्पष्ट समझना होगा, जिसके अंतर्गत ये रामायण है क्या चीज़, इसमें किस चीज़ का वर्णन है और वो वर्णन कैसे किस रूप में विभाजित है, उन विभाग किए हुए में क्या क्या मुख्य विषय है, ये सब की जानकारी आपको आवश्यक है। तो इसीलिए इसको यदि हम एक शब्द में कहें तो रामायण के स्वरूप के अंतर्गत उस रामायण के जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य घटनाएं हैं, मुख्य कथानक हैं, इन सब का संक्षिप्त ज्ञान आपको करना है। अवगतम? तो प्रथम बिंदु है कि ये रामायण क्या है, रामायण का अर्थ क्या है, रामायण से हम क्या समझते हैं, क्यों इसका नाम रामायण हुआ, ये इस ग्रंथ के नाम के आधार पर पहले समझ लेना, क्योंकि नाम से ही उस ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय का पता चल जाता है। तो इसको हम यदि सीधा ये कहें कि रामायण, संपूर्ण रामायण का संक्षिप्त ज्ञान, संक्षिप्त विवरण, ये आपका मोटा विषय है, जिसके अंतर्गत अलग अलग टुकड़ों में परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बनेंगे और उस प्रश्न का समाधान हमको करना है। तो पहला, रामायण का अर्थ और इसमें प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसके बारे में इतने शब्दों में, इतने अर्थ उसमें आप लिखिए। ये एक प्रश्न मान लीजिए इस दृष्टि से। तो चलिए अपन प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि हमने जैसे पढ़ा कि भारतीय संस्कृत साहित्य को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं। एक तो वैदिक साहित्य है, जिसके अंतर्गत संहिता, वेद से लेकर के संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग साहित्य, ये सभी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा जो भाग है, जिसे हम लौकिक संस्कृत साहित्य कहते हैं, तो इस लौकिक और वैदिक शब्द के नाम से भी ये हमें पता चलता है कि दोनों के साहित्य के स्वरूप में, दोनों के शाब्दिक प्रयोग में भिन्नता है। तो लोक में, लोक व्यवहार में सामान्य लोगों के द्वारा जो प्रयुक्त संस्कृत है, जिसको अर्थ निर्वचन की दृष्टि से विशेष नियमों के अंतर्गत समझाया गया है, जिसको प्रकृति प्रत्यय को अलग करके अर्थबोध कराया गया है, वो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आता है। उसमें यथासंभव नियमानुसार परिवर्तन होता रहता है, लेकिन वैदिक संस्कृत में यथोच्चरितम साधु, जैसे उच्चरित है उसी को
सही मानते हैं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा लौकिक संस्कृत साहित्य है उसको किसी व्यवस्थित स्वरूप में जो बनाया गया या व्यवस्थित स्वरूप में जो प्रथम कृति है, रचना है, जहाँ से लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रारंभ होता है, वो हमारा रामायण ग्रंथ ही है। इसीलिए ये रामायण लौकिक संस्कृत में काव्य के रूप में, एक व्यवस्थित रचना के रूप में, एक क्रमबद्ध विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से प्रथम काव्य होने के कारण ये आदि काव्य कहा जाता है, प्रथम काव्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि संस्कृत का प्रयोग पहले नहीं होता था, संस्कृत में रचनाएं नहीं होती थी, लेकिन संस्कृत में रचनाएं भी होती थी, उसका प्रयोग भी पूरा होता था, लेकिन एक क्रमबद्ध विषय वस्तु को लेकर के एक ग्रंथ के आकार में स्वतंत्र रूप में इस प्रकार के किसी भी कवि के द्वारा किसी भी अन्य साहित्य की संरचना नहीं देखी गई है। इसीलिए एक व्यवस्थित क्रम में, व्यवस्थित विषय को समस्त शास्त्रीय पक्षों को रखते हुए जो रचना विशेष प्रथम बार सामने में उपलब्ध हुआ, आया, वह भगवान वाल्मीकि कृत ये रामायण ही है। इसीलिए ये रामायण आदि काव्य के नाम से प्रसिद्ध है और महर्षि वाल्मीकि द्वारा है। तो अब इतनी जो हमने आपको बातें कही, इस बात को आप एक वाक्य में लिख सकते हैं कि लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम काव्य या काव्य के रूप में व्यवस्थित स्वरूप वाली रचना रामायण ही है। इसीलिए रामायण को आदि काव्य कहते हैं। रामायण आदि काव्य है जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। अवगतम? यह जो रामायण है ये अभी तक के इसके स्वरूप को देख करके यदि हम इसके बारे में एक वाक्य में बोले तो भारतीय जनमानस में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी व्यक्ति को प्रभावित करने वाला, समस्त साहित्य, रचित साहित्यों में एक व्यवस्थित स्वरूप वाला कृति विशेष यह रामायण ही है और इस रामायण को ही स्वीकार किया जाता है, माना जाता है। अब ये रामायण, इसका जो नाम रखा गया है, इसका क्या मतलब? तो रामायण को शब्द की दृष्टि से देखते हैं तो राम का ये अयन है। अयन, ये जो शब्द है यही इसके प्रतिपाद्य विषय को बताता है। तो अयन के अलग अलग अर्थ होते हैं। अयन का अर्थ जो प्रसिद्ध, अत्यंत प्रचलित अर्थ है, स्वरूप। जिस स्वरूप के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें
उनके द्वारा किए गए कार्य भी आ जाएंगे, उनके दिए गए उपदेश भी दिए जाएंगे, उनके जीवन चरित्र से घटित घटनाएं भी आ सकती हैं। तो इस तरह से स्वरूप के अंतर्गत जीवन से संबंधित उनके क्रियाकलाप, उनके साथ में घटित घटनाएं और उन घटनाओं के निर्वहन में उनके द्वारा अपनाए गए मार्ग, ये सारी की सारी जो चीजें हैं उनके आने से लेकर के, जन्म से लेकर के, बाल्यकाल से लेकर के और अंत तक का जो भी उनका चरित्र चित्रण है वो सारा का सारा स्वरूप के अंतर्गत आ जाता है। इसीलिए राम का, भगवान राम के स्वरूप का वर्णन, राम को आधार बना करके उनके जीवन चरित्र का वर्णन, राम के जीवन से संबंधित घटनाओं को लेकर के लिखा गया जो ग्रंथ विशेष, जिसमें राम के संपूर्ण स्वरूप का, उनके जीवन, कार्य और संबंधित घटनाओं को लेकर के समस्त पक्षों का विवरण, समस्त पक्षों का चित्रण जिस ग्रंथ विशेष में होता है, उस ग्रंथ विशेष का नाम है रामायण। राम का स्वरूप, राम का चरित्र, राम का संदेश, राम के मार्ग, अपनाए गए मार्ग, ये सभी स्वरूप के अंतर्गत संक्षेप में आ जाते हैं। अयन का अर्थ अयनम वर्त्म, अयन वर्त्म को कहते हैं, रास्ता को भी कहते हैं। तो राम का जो मार्ग है, अब मार्ग से भी तात्पर्य वहीं जाता है, अर्थात राम को के जीवन में जो जो बातें हुई, राम जिस जिस रास्ते पर चले, राम का जो आचरण रहा, उनको प्रमुख रूप से जिस ग्रंथ विशेष में बताया गया है, उस ग्रंथ विशेष का नाम है रामायण। तो राम का अयन, अब इस चीज़ को हम संक्षेप में क्या कहेंगे, राम का अयन अर्थात स्वरूप, जिनमें उनके जीवन, चरित्र, कार्य, व्यवहार और उनके द्वारा बताए गए, अपनाए गए समस्त तरीके, आचरण जिस ग्रंथ विशेष में है, उस ग्रंथ विशेष का नाम रामायण है। अर्थात रामायण में राम के जीवन से संबंधित समस्त विषयों का, समस्त घटनाओं का, समस्त उनके स्वरूप का चित्रण इस रामायण में। तो इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र का संपूर्ण वर्णन सर्वप्रथम रामायण में ही प्राप्त होता है। और इस रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। चूँकि लौकिक संस्कृत का सर्वांगपूर्ण व्यवस्थित काव्य होने से यह आदि काव्य और इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। अतः भारतीय संस्कृत साहित्य के इतिहास में आदि काव्य के रूप में रामायण और आदि कवि के रूप में महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। अब चूंकि यह रामायण एक सर्वांगपूर्ण काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, इससे पहले काव्य कैसा होना चाहिए ये भी कोई नियम नहीं था,
लौकिक संस्कृत काव्य कैसा होना चाहिए। काव्य का मापदंड भी नहीं था, लेकिन रामायण में जिस तरीके से काव्य शास्त्रीय गुणों का, काव्य शास्त्रीय धर्मों का प्रतिपादन हुआ, उसी को आधार बना करके बाद में काव्य के स्वरूप को भी तय किया गया कि काव्य ऐसा होना चाहिए, काव्य में ये लक्षण होना चाहिए। और इस तरह से यही आदि काव्य रामायण परवर्ती समस्त बाद वाले समस्त लौकिक संस्कृत साहित्यों का एक मानदंड बना, एक उपजीव्य के रूप में यह स्वीकृत हुआ। इसीलिए यह रामायण परवर्ती समस्त संस्कृत साहित्य का आधार ग्रंथ है और उन समस्त साहित्यिक कृतियों के स्वरूप का निर्धारक और उन काव्यों का उपजीव्य काव्य मूल हेतु माना जाता है। अवगतम। अब इस रामायण की रचना श्री राम के चरित्र को लेकर, यद्यपि अनेक रामायण की रचना की गई, तो इस तरह से भगवान श्री राम के द्वारा जो लिखित उनके राम के चरित्र को लेकर के जो लिखा गया रामायण, वो किस रूप में कैसे कैसे हुआ, क्या एक ही रामायण था, किस रामायण की चर्चा हमको यहाँ करनी है, इन सारी चीज़ों की जानकारी तब तक नहीं होगी जब रामायण नाम से प्रचलित जो कुछ ग्रंथ विशेष हैं उनकी जानकारी हमको न हो। अतः महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अतिरिक्त और भी किसी का रामायण है जो भारतीय संस्कृत साहित्य में सुना जाता है, प्रचलित है, इसका भी ध्यान हमको होना चाहिए। अवगतम। क्यों कि मान लीजिए परीक्षा में इस तरह का कोई प्रश्न आ जाता है कि राम के चरित्र को लेकर के या राम को लेकर के रचित रामायण के बारे में उनमें वर्णित विषयों के आधार पर रामायण की व्यापकता को बताइए। ये प्रश्न आपको में आ गया कि रामायण की प्रसिद्धि के बारे में बताइए, तो उस दृष्टि से हमें कम से कम उन रामायणों का नाम भी ध्यान होना चाहिए। अवगतम। तो इसीलिए भगवान राम को लेकर के कितनी रामायण की रचना हुई, इसमें मुख्य कम से कम जो रचना है, जो प्रचलित है, उसका सामान्य नाम और लेखक आदि के बारे में जानकारी अपेक्षित है। अवगतम। तो इसीलिए कहते हैं कि यद्यपि भगवान श्री राम को लेकर के अनेक रामायण ग्रंथों की रचना हुई, जिसका संस्कृत साहित्य में नाम उपलब्ध है, जैसे भगवान शंकर स्वयं राम के चरित्र को लेकर के, उनके व्यक्तित्व को लेकर के उन्होंने रामायण लिखी। तो ऐसा भी शास्त्रों में सुना जाता है कि इससे वाल्मीकि रामायण से पहले भगवान शंकर के द्वारा राम के बारे में जो कहा गया, जिसे महारामायण कहते हैं, तो भगवान शंकर के द्वारा उपदिष्ट जो
राम का जो स्वरूप है, जिसको महारामायण के नाम से संस्कृत साहित्य में संज्ञा दी गई, तो वह भी एक रामायण के रूप में प्रसिद्ध है। तो भगवान शंकर के द्वारा कहा हुआ जो रामायण, वो महारामायण। इसी तरह इस वाल्मीकि रामायण से पूर्व नारद ऋषि के द्वारा भगवान के गुणों का, भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया, जिसके आधार पर नारद द्वारा कहे गए उस राम के चरित्र को लेकर के जो उपदेश है, उसका नाम संवृत रामायण प्राप्त होता है। तो नारद कृत संवृत रामायण। इसी तरह महर्षि अगस्त्य के द्वारा कृत रामायण जो है वो अगस्त्य रामायण। महर्षि लोमस के द्वारा कृत रामायण जो है वो लोमस रामायण। ऋषि सुतीक्ष्ण के द्वारा रचित रामायण मंजुल रामायण। महर्षि अत्रि के द्वारा रचित या उपदिष्ट रामायण सौपद्य रामायण। सरभंग ऋषि के द्वारा कृत रामायण सौहार्द रामायण। इसी तरह अनेक रामायण की रचना की गई, जिसमें रामायण महात्म्य, रामायण मणिरत्न, शौर्य रामायण, चांद रामायण, श्रावण रामायण, दूरंत रामायण और रामायण चंपू इत्यादि नाम से भगवान श्री राम के चरित्र को लेकर के अनेक रामायण की रचना हुई। लेकिन अनेक रामायण के होने पर भी सर्वसम्मत, सर्वांगपूर्ण, संपूर्ण जीवन से संबंधित राम के चरित्र का चित्रण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा कृत वाल्मीकि रामायण में ही उपलब्ध होता है, जो समस्त जनमानस में संस्कृत साहित्य के प्रथम काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। इसके अतिरिक्त दो रामायणों की भी चर्चा वर्तमान में भी अध्ययन में पंडितों की परंपरा में विस्तृत है, और वो दो रामायण है जिसे हम अध्यात्म रामायण कहते हैं और अद्भुत रामायण। तो इस इतने राम के चरित्र को लेकर के इतने ग्रंथों की रचना भी राम के उन्नत जीवन दर्शन, उन्नत जीवन चरित्र और उनकी व्यापकता को बताता है। तो इसीलिए राम के एक राम को आधार बना करके इतने ऋषि के द्वारा, इतने आचार्यों के द्वारा लिखित ग्रंथ विशेष होने के कारण सभी के आराध्य और सभी को जीवन दर्शन का ज्ञान देने के लिए समर्थ जो चरित्र विशेष है वो भगवान श्री राम का आता है। तो यद्यपि राम को लेकर के विभिन्न रामायण ग्रंथों का नाम आता है, किंतु सर्वतोभावेन या सर्वत्र जो प्रचलित है और जो सर्वमान्य है, जो प्रामाणिक है, वह रामायण महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण है। तो इस तरह से महर्षि वाल्मीकि ने राम के जन्म से लेकर और उनके अंतम जो महाप्रयाण है, प्रस्थान है, विष्णु धाम में या विष्णु के स्वरूप में मिल जाना, इन यहाँ तक के संपूर्ण चरित्र का वर्णन इस विभिन्न घटनाओं के साथ, विभिन्न उपदेशों के साथ इस रामायण में
की गई है और उन सभी चरित्रों को विभाजित करके 7 कांडों में इस रामायण की रचना हुई। अतः राम के संपूर्ण जीवन को लेकर के 7 कांडों में यह रचित वाल्मीकि रामायण है, जो उनकी बाल्यावस्था से लेकर के और अंत समय तक के कार्यों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो वो 7 कांड, जिसमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड है। अवगतम। अब ये जो 7 कांड हैं, इनके द्वारा केवल आपने संक्षेप में ये समझा कि रामायण में 7 कांड हैं, रामायण में इनका स्वरूप है, इसलिए रामायण का प्रतिपाद्य विषय ये है। अब उस रामायण के संक्षिप्त स्वरूप की जानकारी में रामायण में जो रचना संबंधी कुछ बातें हैं, उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन आपको करना चाहिए और उसकी जानकारी अपेक्षित है। तो ये जो रामायण है, इसके बारे में जो प्रसिद्धि है और जो उपलब्ध है, यह 7 कांडों में विभाजित रामायण में 24,000 श्लोक हैं और 24,000 श्लोक होने के कारण, 24,000 श्लोकों का समूह होने के कारण इसे चतुर्विंशति साहस्री संहिता भी कहते हैं। तो रामायण का दूसरा नाम चतुर्विंशति साहस्री संहिता। ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं और ये 24,000 श्लोक 7 कांडों में विभाजित है। अब ये जो 24,000 श्लोक हैं, उन 24,000 श्लोकों की संख्या के बारे में भी भारतीय संस्कृति में, भारतीय विद्वानों की परंपरा में और इस रामायण में प्राप्त निर्देश के आधार पर ये देखा जाता है कि 24,000 ही श्लोक इसमें क्यों रखे गए, क्योंकि भारतीय संस्कृति ज्ञान परंपरा का मूल आधार शक्ति जो है वो गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं। उन गायत्री मंत्र के प्रत्येक वर्ण को लेकर के 1,000 श्लोक की रचना की गई है। प्रत्येक गायत्री मंत्र से उस प्रारंभ करके 1,000 श्लोकों की रचना हुई। तो गायत्री मंत्र के प्रथम अक्षर से प्रारंभ किया और उसके बाद 1,000 श्लोक की रचना हुई। 1,000 श्लोक की रचना के बाद गायत्री मंत्र का दूसरा जो अक्षर है, उससे श्लोक प्रारंभ हुआ और फिर 1,000 श्लोक की रचना हुई। तो प्रत्येक 1,000 पर गायत्री मंत्र के अक्षर का प्रयोग करते हुए क्रमिक हजार श्लोकों की रचना होने के कारण इस में 24,000 श्लोक माने जाते हैं। अब यह जो 24,000 श्लोक है, उन श्लोकों की रचना काव्य शास्त्रीय दृष्टि से विभिन्न छंदों में की गई है, जिसमें सबसे अधिक छंद अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। तो यद्यपि इस 24,000 श्लोकों के प्रयोग में उपजाति, वंशस्थ आदि अन्य छंदों की भी, वसंत तिलका आदि अन्य छंदों में भी श्लोक की रचना की गई, लेकिन सर्वाधिक श्लोक की रचना अनुष्टुप छंद में की गई है। तो इस तरह काव्य शास्त्रीय दृष्टि से
समस्त छंदों में प्रयुक्त अनुष्टुप छंद के अधिक प्रयोग के द्वारा छंद परवर्ती काव्य के लिए एक छंद का ज्ञान दिया गया कि काव्य में छंदबद्ध होना चाहिए श्लोकों की रचना। तो इस तरह से काव्य शास्त्री विभिन्न छंदों में 24,000 श्लोकों की रचना की गई, जिसमें अनुष्टुप छंद प्रधान छंद है। अब भगवान राम के चरित्र का वर्णन इस ग्रंथ विशेष में है, और भगवान राम साक्षात विष्णु के स्वरूप हैं, जो अपने स्वरूप को श्री राम के रूप में अवतरित किए हैं, और भगवान राम सबके आराध्य हैं। अतः उनका चरित्र चित्रण होने के कारण ये एक धर्म ग्रंथ के रूप में माना जाता है। यद्यपि यह किसी वर्ण विशेष के लिए धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक आदर्श उस ईश्वर के द्वारा समस्त प्राणियों को एक कर्तव्य बोध कराने के लिए स्वयं के रूप में आकर के मानव के लिए आचरणीय स्वरूप की स्थापना के लिए ये समस्त कार्य किए गए हैं। अतः आचार की शिक्षा के लिए ये ग्रंथ समस्त मानवों के लिए प्रेरणादायक है, और समस्त मानवों के लिए, समस्त जीवों के लिए अभ्युदय कारक माना जाता है। इसीलिए केवल यह धर्म ग्रंथ ही नहीं, समस्त व्यक्ति के लिए एक आचार ग्रंथ है, समस्त व्यक्ति के लिए एक कर्तव्य बोध कराने वाला ग्रंथ है, समस्त व्यक्ति के लिए जीवन को उन्नत करने में सहायक जो नीति है, उस नीति का शास्त्र है, जो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, किसी प्राणी विशेष के लिए नहीं। इस तरह से यह रामायण एक धर्म, जो धारण किए जाने योग्य जो व्यक्तित्व है, जो आचरण है, उसको बताने वाला, सभी प्राणियों के कर्तव्य का बोधक, और सभी को उन्नत जीवन जीने की कला को सिखाने वाला, अपने कर्तव्य बोध कराने वाला एक विशिष्ट उत्कृष्ट प्रथम आदि काव्य है। इसीलिए इस रामायण की प्रसिद्धि, रामायण की महत्ता को लेकर के यह कहा जाता है कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। कि जब तक इस पृथ्वी पर में ये पर्वत, पहाड़, ये नदियाँ रहती हैं या रहेंगी, तब तक रामायण की कथा इस लोक में प्रचलित होती रहेगी, चलती रहेगी, और सभी उनके आचरणों को अपने जीवन में या उनको आराध्य मान करके अपने जीवन को उन्नत करते रहेंगे, और उनको करना चाहिए। इस प्रकार यह रामायण एक आचार ग्रंथ, एक धर्म ग्रंथ, एक नीति ग्रंथ, जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने वाला एक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। ये रामायण की महत्ता भी इससे सिद्ध होती है। अवगतम। अब इस रामायण की इसी बात को हम यदि इसके वैशिष्ट्य के बारे में, विशेषता के बारे में बात करें, तो रामायण की यह विशेषता है कि इसमें ऐतिहासिक महाकाव्य, अन्य काव्य या वीर आदि काव्य के जितने भी गुण हैं, ये सभी गुण इसमें विद्यमान हैं। इसमें जहाँ एक ओर भाषा का लालित्य, भावों की सुंदर अभिव्यक्ति है,
वहीं दूसरी ओर रस एवं अलंकार जैसे काव्य शास्त्रीय तत्व का विशिष्ट चित्रण है, जिसमें भारतीय नैतिक आदर्शों का, सांस्कृतिक मूल्यों का, परस्पर कर्तव्यों का, परस्पर स्नेह आदि जो मानवीय जो विशेष गुण हैं उन गुणों से युक्त सामाजिक जीवन को उन्नत करने वाले मार्ग को बताने वाला यह एक विशिष्ट ग्रंथ है, जिसका स्वरूप एक साथ एक ही ग्रंथ में इस रामायण में हमें प्राप्त होता है। अतः यह रामायण परवर्ती सभी काव्यों का उपजीव्य धर्म, नीति, व्यवहार एवं परस्पर आचरणीय दायित्व, मानवीय मूल्यों का बोध कराने वाला एक सर्वोत्कृष्ट सर्वप्रथम आदि काव्य के रूप में यह माना जाता है। अवगतम। तो ये एक सामान्य हमने इसका परिचय करा। अब इस रामायण को लेकर के हमें 10-5 बिंदु को आधार बना करके उन प्रश्नों के माध्यम से उन विषयों को समझना होगा जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे आपने अभी सामान्य रूप से पढ़ा, तो इसी तरह से विशेष वर्णन की दृष्टि से किसके इन 7 सर्गों में, 7 कांडों में जो 24,000 श्लोक है, तो किस कांड में कितने सर्ग हैं और उन सर्गों में प्रधान रूप से मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, क्या क्या घटनाएं हैं, इसका एक संक्षिप्त चित्रण। तो इस रूप से दूसरे प्रश्न के रूप में रामायण में वर्णित विषयों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, या रामायण में कांडानुसार इसका वर्णन कीजिए, उनके वर्णित वर्ण विषय को बारे में बताइए। इसी तरह से अब हम आगे की क्रमिक प्रश्नों को लेकर के चलते रहेंगे। तो रम्या रामायणी कथा जो रामायण के बारे में प्रसिद्धि है, उसको लेकर के भी कई प्रश्न हो जाते हैं। आपको प्रश्न कह देंगे, रस सिद्ध कवीश्वरः, वाल्मीकि एक रससिद्ध कवि है कहलाते हैं, इस दृष्टि से रामायण में रस के स्वरूप का विवेचन कीजिए। तो कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों का समाधान उन बिंदुओं को लेकर के करना होगा। तो जो इसके प्रश्न हो सकते हैं प्रष्टव्य, जिसकी संभावना होती है, और जो सामान्य जनमानस में प्रश्न का स्वरूप बनता है, उन प्रश्नों को लेकर के हम इसके उत्तर के साथ में आगे बढ़ेंगे। चलो, आज हमने रामायण का प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री राम की भक्ति और भगवान राम के आदर्श जीवन से हम सबको आनंद प्राप्त हो। आप सबका जो उद्देश्य है, आप सबकी जो इच्छाएं हैं, उसकी सभी की पूर्ति हो और सानंद इसको तैयारी करें, घबराए नहीं। संस्कृत को लेकर के आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने उत्तरदायित्व लिए है। आप बाकी विषयों की तैयारी कीजिए और इसको ढंग से केवल गंभीरतापूर्वक इसको सुनते चलिए केवल अभी, और इसके लिए ज़्यादा समय भी हम आपको नहीं कहेंगे। आप यदि 1 घंटा भी संस्कृत के लिए दे देते हैं तो इसी में आपका काम हो जाएगा। इसीलिए संस्कृत विषय को लेकर के आप लोग अपने दिमाग से जितनी भी आशंकाएं, शंकाएं, कठिनाई है, उस सब को हटाइए। पहले एक बार पूरा सिलेबस हो जाए, फिर जैसी भी आवश्यकता होगी परस्पर चर्चा करने की, प्रश्नोत्तर के माध्यम से ये सारी बातें करेंगे। तो इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।